नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था से सभी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न देखे जा रहे हैं। अब तक इन परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस सीरीज में विस्तार के साथ कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न भारत की आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर आधारित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक नीति, राष्ट्रीय आय, इन सभी मुद्दों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यूपी पीसीएस, यूपी SSSC और टीईटी इन सभी के एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह भी जान लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी ये ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी इन दोनों क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया था, ऑप्शन में यह दिया गया था कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, या तो ऑप्शन में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेगी या फिर एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास की दृष्टि से भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकास की दृष्टि से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है। विकासशील का मतलब जो विकास के लिए आगे कार्य कर रही है, जिसका विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। और विकसित अर्थव्यवस्था आप समझते ही होंगे, जैसे अमेरिका और कई देशों की जो व्यवस्था है वह विकसित अर्थव्यवस्था है और अपने यहाँ भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील होने के कारण कृषि की प्रधानता, बेरोजगारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय, यह भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। यानी कि हमारा जो भारत है वह कृषि की प्रधानता है, यहाँ पर कृषि अधिक की जाती है, बेरोजगारी भी यहाँ अधिक है और न्यून व्यक्ति प्रति आय भी काफ़ी कम है। यानी कि काफ़ी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है भारत में। इस वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है, दिन प्रतिदिन विकास की ओर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हालांकि हमारे भारत में कोविड महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ चुकी है, परंतु धीरे धीरे इसे दोबारा से कवर कर लिया जाएगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी याद रखिएगा कि परंतु उद्योग की प्रधानता भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। एक बार प्रश्न में यह पूछा गया था और ऑप्शन में 3 चीज़ें दी गई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता नहीं है। तो उद्योग की प्रधानता भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा कृषि भी विशेषता है, बेरोजगारी भी विशेषता है और न्यून प्रति व्यक्ति आय भी भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का जो भारतीय मॉडल है वह व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। पूछा गया प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भारत के विकास में के कार्यक्रमों में भागीदारी है। हमने पीछे भी आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भारत के विकास कार्यक्रमों की भागीदारी है। यानी कि ये दोनों क्षेत्र जो है भारत के विकास में अपनी भागीदारी देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन राज्य करता है और निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। ये भी पूछे जाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के द्वारा किया जाता है और निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? हालांकि राष्ट्रीय आय एक ऐसा विषय है, इसके विषय पर अगर एक
लॉन्ग वीडियो भी बनाई जाए तो कम पड़ेगी। फिर भी हम जो प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, उसके आधार पर यहाँ प्रश्न को हमने रखा है और इसके विस्तार से आप समझने का प्रयास कीजिए कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपको जो प्रश्न के ऑप्शन होते हैं उनमें यही देखने को मिलेगा कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यही राष्ट्रीय आय कहलाती है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर एवं सब्सिडी जोड़कर राष्ट्रीय आय को निरूपित किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बाज़ार कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को उसमें जोड़कर राष्ट्रीय आय को निरूपित किया जाता है। अभी हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर वीडियो सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से इस विषय को कवर करेंगे। आगे जब हम एक वीडियो सीरीज ऐसी भी प्रारंभ करेंगे जिसमें हम केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तार से समझेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। परंतु अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में और हाल में ही परीक्षाएं यूपी सरकार के द्वारा कराई जानी हैं, और उनकी तैयारी के लिए यह सीरीज आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आप अभी इन प्रश्नों को यहाँ समझते चाहिए और इनको याद कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए इन प्रश्नों का। परीक्षाओं में आपको इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। और एक बात आपको और भी बता दें कि इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने पर्यावरण से संबंधित वीडियो सीरीज भी प्रारंभ की है और यूपी पीईटी का जो हाल में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सीरीज भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी की गई अवधि में एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? यहाँ प्रश्न है कि किसी दी गई अवधि में एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो देखिए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर राष्ट्रीय आय होगी देश की। अगर एक निश्चित अवधि दी हुई है और उसके अंतर्गत जितनी भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य हैं उनके बराबर ही देश की राष्ट्रीय आय होगी। राष्ट्रीय आय से आशय देश के नागरिकों द्वारा विशेष समय में अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो यह मंत्रालय भी याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस मंत्रालय इस विभाग के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है वह भी हम किसी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। चलिए अभी यहाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास होना चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, काफ़ी प्रसिद्ध हैं अमर्त्य सेन, इनके विषय में आपने सुना भी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह सभी कथन इनके द्वारा कहे गए हैं। तो इन्होंने व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा जोर दिया है कि भारतीय व्यवस्था में एक गरीब निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, नियोजन वस्तुओं से अधिक उनका ध्यान व्यक्तियों पर होना चाहिए, यही इनके प्रमुख कथन हैं। याद रखिएगा, इन्होंने आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य जो है इस वजह से मानवीय विकास का होना बताया है कि अगर मानव का विकास हुआ तो आर्थिक विकास संभव है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर शब्द याद रखिएगा। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। तो इनका मानना था कि कुछ ऐसी हिंदू परंपराएं हैं जिनमें विकास अवरोधक नियम हैं,
कि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो विकास के कार्य में बाधा डालती हैं। ऐसी परंपराएं कहीं न कहीं वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिवर्तित कर देती हैं। हालांकि सभी धर्मों में, सभी जगहों पर कुछ ऐसी परंपराएं आज भी चली आ रही हैं। कुछ आदिवासी परंपराएं भी हैं जो विकास में अवरोधक हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं राष्ट्रीय आय परिवर्तित होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए, पता चला कम हो रही है। तो यही महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने दिया था हिंदू वृद्धि दर को कुछ परंपराओं से जोड़कर, और याद रखिएगा यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप वेरी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। यह प्रश्न अनेकों बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति में जो अपनाई गई रणनीति है वह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है? जब हमारी वीडियो सीरीज विस्तार से प्रारंभ होगी तो उसमें हम नई आर्थिक नीति के विषय में और इन सभी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अभी यहाँ प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। भारत में जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आने पर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो याद रखिएगा, जब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया 1991 में, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और भारत में जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई, सत्ता में आए, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक नई आर्थिक नीति का गठन किया, इस आर्थिक नीति को अपनाया। यह नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जो अग्रदूत यानी पायनियर है वह माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो क्यों माना जाता है यह भी देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया था, परंतु ये उस समय भारत के वित्त मंत्री थे जब उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था। तो वही चीज़ है, देख लेते हैं। 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत 24 जुलाई 1991 में उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। इस समय भारत में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनके समय में उदारीकरण के प्रारंभ होने के कारण ही इन्हें उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में, और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न ही रिपीट हो रहे हैं परीक्षाओं में। तो यह वीडियो सीरीज जो है इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 95% प्रश्न आपको इन वीडियो सीरीज से ही मिलेंगे। यहीं से आप अपने नोट्स बनाकर तैयारी करते रहें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। टीईटी, यूपी, पीसीएस, इनमें ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सीधा प्रश्न पूछा गया है कि देश की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, कि हम किस तरह से माप सकते हैं कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय से हम इसको माप सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो यानी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो याद रखिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप या तो प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद है। इन दोनों में से प्रश्न में ऑप्शन में कोई भी दिया हो सकता है। तो प्रति व्यक्ति याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय भी है और प्रति व्यक्ति उत्पाद भी है। एक बार जब प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन में आंसर प्रति व्यक्ति आय दिया गया था और दूसरे प्रश्न में प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो यह 2 पॉइंट कोई भी दिख जाता है आपको तुरंत टिक कर देना है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। यानी राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति की क्या उपलब्धता है यह दर्शाती है। इसी वजह से हम जो देश की आर्थिक वृद्धि है उसकी माप प्रति व्यक्ति आय से कर सकते हैं। भारत में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपने आधुनिक भारत में पढ़ा भी होगा, दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था 1867-68 में।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए इन 10 प्रश्नों के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।